अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, इसके विषय में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। फिर उसके बाद हमने एक सिस्टम बताया था कि जब दो समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के चार्ज बहुत ही पास पास रखे होते हैं तो उससे जो निकाय बनता है उसको कहते हैं द्विध्रुव। लास्ट क्लास में ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, उसके विषय में पूरी जानकारी ली थी। अब हमें ये करना है कि जो हमारा द्विध्रुव है, भाई ये तो एक चार्ज का सिस्टम है, तो जाहिर सी बात है अगर चार्ज है तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ है ये कितना होगा और अलग अलग पॉइंट पे कैसा होगा, ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस आधार पे देखा जाए तो विद्युत क्षेत्र के सिस्टम के हिसाब से हम लोग इंटर में दो टाइप से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे कि अक्ष के अनुदिश विद्युत क्षेत्र कितना होगा और एक अक्ष के लंबवत कितना होगा। तो दो टाइप की हमें कैलकुलेशन करनी है, उनके फार्मूलेज बनाने हैं। फार्मूले बनाने के बाद उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग डेरिवेशन करने जा रहे हैं कि अच्छी स्थिति में जब जो हमारा डाइपोल है वो एक्स एक्सिस पे रखा हो और एक्स एक्सिस पर ही हमें जो है विद्युत क्षेत्र निकालना हो, या वाई एक्सिस के अलॉन्ग रखा हो तो वाई एक्सिस पे ही हमें विद्युत क्षेत्र निकालना हो। मतलब अक्ष के अनुदिश जिधर की तरफ वो रखा है उसी अक्ष के अनुदिश हमें जब निकालना होता है डाइपोल के अक्ष की ही दिशा में, तो हम कैसे विद्युत क्षेत्र को कैलकुलेट किया करेंगे इस पे हम विस्तार से बताने जा रहे हैं आप लोगों को। और बहुत ध्यान से समझिएगा, इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल आसानी से आ जाएगा और बहुत ही कंसेप्चुअल है, मज़ा आएगा और है ही इंटरेस्टिंग ये तो। और बाकी आप लोग जो है जो आपके पुराने वीडियोस छूट गए हैं जो आप नहीं देख पाए हैं, तो यहाँ पे आपको आई बटन दिखेगा, इस आई बटन पे क्लिक करिएगा, आपको पिछले क्लासेस के हमारे वीडियो मिल जाएंगे जो आपसे मिस हो चुके हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं एक बार डेरिवेशन को। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हमारे पास एक द्विध्रुव है ए बी हमारा एक द्विध्रुव है। ये मैंने लिया, एक चार्ज यहाँ पे रखा है -q और इसी से कुछ दूरी पर अल्पतम दूरी पर एक दूसरा चार्ज रखा है +q। ये इसका मध्य बिंदु O है। यहाँ से इनके बीच की जो दूरी है वो 2l दूरी है। ए बी की जो बीच की दूरी है ये ए बी है द्विध्रुव, इनके मध्य जो दूरी है 2l है। मतलब कहने का ये है कि ये यहाँ आधा पार्ट l है और ये आधा पार्ट इधर से l है। अब इस बी पॉइंट से ये जो हमारा मूल बिंदु है इस जगह से हम निकालना चाहते हैं r दूरी पर एक पॉइंट है जो P है। ये एक बिंदु है P, इस जगह पे हम विद्युत क्षेत्र जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम पूरे सिस्टम की वजह से एकदम से नहीं देख सकते हैं, हम 1 बाय 1 देखेंगे। पहले मान लीजिए +q की वजह से हम यहाँ पे क्षेत्र देखना चाहते हैं, तो जाहिर है +q है, +4 से हमेशा विद्युत क्षेत्र निकलता है। तो इस जगह पे इसके कारण जो क्षेत्र होगा वो E इस डायरेक्शन में होगा विद्युत क्षेत्र। B का है इसलिए यहाँ B लगा देंगे, पहचान है कि B वाले पॉइंट पे जो चार्ज रखा है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड EB है। इसी तरह से Q वाला जो है जो A पे रखा है -q, इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र है इस पॉइंट पे वो इस डायरेक्शन में है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग EA लिख देंगे कि A पे रखे चार्ज के कारण P पर जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा इधर है। ठीक है, क्यों इधर है? क्योंकि ये माइनस है, माइनस की तरफ होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा, -4 की तरफ विद्युत क्षेत्र जाता है और +4 से बाहर की ओर जाता है, इसलिए मैंने ऐसे सिंबल बनाए हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि इस बिंदु पर ये दोनों विद्युत क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो कुल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कुल विद्युत क्षेत्र होगा वो इन दोनों का परिणामी होगा। अब ये दोनों तो एक दूसरे के हैं अपोजिट, तो हम लोग सीधे घटा करके सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेंगे। अब पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था कि एक बिंदु के कारण कैसे विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इनका मान निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे गणना करते हैं। ठीक है, अब हमें क्यू बी पर स्थित +q
के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, अगर इसकी बात की जाए तो हमें ये मिल जाएगा कि EB का जो मान होगा वो 1/4πε0 क्यू बाई। अब आती है फॉर्मूला, आपने पढ़ा था कि किसी भी बिंदु आवेश, स्थिर बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो क्षेत्र होता है 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। आर क्या होता था? बिंदु चार्ज से वो वाली दूरी जहाँ पे आप निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे चार्ज तो यहाँ पे, यहाँ से वो दूरी जहाँ पे हम निकालना चाहते हैं, ये दूरी यहाँ तक के बीच की दूरी। तो अब ये दूरी अगर देखा जाए तो ये तो भाई ये दूरी यहाँ से है, इस बिंदु से है, यहाँ से यहाँ आर है, लेकिन हम तो यहाँ से निकाल रहे, तो हम कितना दूरी आगे हैं? इतनी, इतना पार्ट इसमें क्या है? एक्स्ट्रा है। तो आर में से अगर एल कम कर दिया जाए तो हमें एक्चुअल यहाँ से यहाँ की दूरी मिल जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? आर में से एल कम, आर माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर। ये यहाँ से बन गई, ये इक्वेशन नंबर हमारी हो गई 1। सेम जो ए पर चार्ज है, ए पर स्थित माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण P पर विद्युत क्षेत्र। तो अब इसके लिए E A सिंबल यूज करेंगे, फॉर्मूला वही 1/4πε0 क्यू बाई। अब ये दूरी देखिए, अब क्योंकि चार्ज यहाँ आ गया और यहाँ से यहाँ की दूरी ली, हमें तो यहीं से इसकी दूरी आर पता है, तो इसमें इतनी दूरी और ऐड करनी पड़ेगी, एल और ऐड हो जाएगा, तो आर प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। तो P पर कुल क्षेत्र कितना हो जाएगा? P पर कुल क्षेत्र जो E है वो हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं तो बड़े वाले में से छोटे को घटा देंगे, तो EB माइनस EA। अब ये हमें कैसे पता चला कौन बड़ा कौन छोटा? तो देखिए यहाँ 1/4π से क्यूब से, तो R माइनस एल छोटी डिस्टेंस, R प्लस एल बड़ी डिस्टेंस, छोटे से और छोटा का स्क्वायर करके भाग करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? बड़ी आएगी। बड़े से किसी को भाग करेंगे तो वैल्यू छोटी आएगी। उल्टा होता है, भाग में हमेशा वैल्यू क्या आती है? नंबर बड़ा होगा नीचे का डिनोमिनेटर का, तो वैल्यू छोटी आएगी। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये भी प्लस चार्ज, ये भी क्यू चार्ज, ये भी क्यू चार्ज, ये क्यू चार्ज पास रखा है तो इसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा विद्युत क्षेत्र होगा। ये चार्ज दूर रखा है, इसकी वजह से दूर कम विद्युत क्षेत्र होगा। तो जाहिर सी बात है ये क्षेत्र बड़ा होगा इसका, तो इसलिए हमने एरो भी बड़ा बनाया है कि EB जो है वो बड़ा है और EA क्या है? छोटा है। ये भी आपको ध्यान रखना है ताकि हमारा वैल्यू प्लस में आए, ठीक है। तो EB माइनस EA कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू निकालते हैं। तो E इक्वल टू, ये सारे मान हमारे पास आएंगे 1/4πε0। क्यू भी बाहर ले लेते हैं क्योंकि इतना पार्ट सब में काम आ गया, क्यू अपॉन 1/4πε0। अब हमारा जो वैल्यू आई वो 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर। कैलकुलेशन कर लीजिए, थोड़ा सा एक फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर का, सभी को आता होगा। पहले तो एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, ये और r माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस बी ए प्लस बी हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। अब हम इधर इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं चल के। तो हमारे पास जो वैल्यू आई E इज इक्वल टू क्यू 4πε0। अब देखिए ये फॉर्मूले ओपन करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूले होते हैं, माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab अपॉन नीचे वाला r स्क्वायर एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा। अब इसमें ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो E इज इक्वल टू जो हमारा आ गया वो आया Q इंटू, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 RL अपॉन 4πε0 r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब क्योंकि ये तो है डाइपोल,
तो हमेशा हमको मालूम है डाइपोल मोमेंट के पद में लिखेंगे तो 2q, L को हम क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट कहते हैं, लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो ये 2q और L मिला करके हमारा 2p बन जाएगा। हमारा एक 2 चला गया, एक q चला गया और एक L चला गया, तो क्या रह गया 2pr/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का पूरा स्क्वायर। ये हमारा विद्युत क्षेत्र हो गया। अब यदि मान लीजिए कि r जो है, ये जो हम दूरी ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी है L की तुलना में, तो उस केस में L टेंड्स टू 0। भाई बहुत छोटा L है और उसका स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटा हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 0। तो बचेगा क्या, r स्क्वायर का स्क्वायर मतलब r⁴, एक r ऊपर था कैंसिल हो जाएगा तो r⁴ बचेगा। तो 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³ फार्मूला लगाएंगे, ये हमारा डिराइव होके फार्मूला आ गया, जहाँ p जो है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। इस जगह पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, -q से +q की ओर, मतलब A से B की ओर आपके वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। ये आपका डेरिवेशन हो गया, इम्पोर्टेंट है। न्यूमेरिकल लगाते वक्त अगर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिया है तो आप ये यूज़ करेंगे, R और L दिया है तो आप ये यूज़ करेंगे, या यहाँ से भी आप लगा सकते हैं। R और L के केस में ऊपर वाला भी लगा सकते हैं, ये वाला लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको करना है। ये हमने एक टाइप हम लोगों ने कर लिया है कि जब हमें अक्ष के अनुदिश निकालना होता है उस समय ये हम लगा करेंगे। इसका अगर मात्रक बात करें तो न्यूटन पर कूलाम मात्रक, ये तो आप पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, न्यूटन पर कूलाम होता है, इसमें कुछ खास नहीं है। एक बार देख लीजिए और फिर इसको डाउनलोड कर लीजिए, नोट कर लीजिए। सेकेंड जो हमारा है वो है निरक्षीय स्थिति में डाइपोल। जब डाइपोल के निरक्षीय स्थिति में हम विद्युत क्षेत्र पता करते हैं तो कैसे निकालेंगे, अब हम लोग वो डेरिवेशन करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा उससे ज़्यादा टफ है, तो ध्यान से इधर उधर ध्यान न जाए, कंसंट्रेट करना बोर्ड पे, मैं बताने जा रहा हूँ। तो निरक्षीय स्थिति, ये सेकेंड है कि द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र। तो देखिए निरक्षीय स्थिति किसको बोलते हैं कि जैसे आपका ये एक डाइपोल लिया मैंने, ये एक डाइपोल रखा हुआ है, ये भी एक डाइपोल है, ये A है और ये आपका B है, ये इसका मध्यबिंदु O है, ठीक है। इसकी ये वाली जो दूरी है ये L है, ये भी दूरी क्या है, L है, टोटल दूरी 12 है। अब यहाँ से इक्वेटोरियल पॉइंट पे ऐसे चलेंगे, यहाँ पे एक बिंदु P है, हमको यहाँ पे निकालना है। तो जाहिर सी बात है इसके पास -q चार्ज है, थोड़ा पीछे करके रखते हैं, -q चार्ज यहाँ रखा है, +q चार्ज यहाँ रखा है। तो -q चार्ज की वजह से इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा, हमें तो पता ही है कि विद्युत क्षेत्र टेढ़ा मेढ़ा चलता नहीं, सीधी रेखा में चलता है ऐसे। तो चार्ज की तरफ आता हुआ जो हमारे पास चार्ज माइनस चार्ज होगा, विद्युत क्षेत्र उस डायरेक्शन में होगा, तो E A की डायरेक्शन ये हो जाएगी, E इस डायरेक्शन में आ रहा होगा। अगर इस चार्ज से देखा जाए तो इससे जो है विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा होगा, भाई ये प्लस चार्ज है तो इससे तो बाहर की तरफ जाता हुआ होगा, तो E B की डायरेक्शन जो है वो इस प्रकार से होगी। अब मान लीजिए भाई ये वाली लेंथ सेम है, ये पॉइंट सेम है, तो जाहिर सी बात है ये लेंथ सेम है, तो ये और ये समबाहु त्रिभुज होगा, ये भुजा भी क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। तो इसका अगर मान लीजिए ये वाला कोण जो है वो अल्फा है, और ये जो गैप है हमारा ये r दूरी पे हमने लिया है, मूल बिंदु से r दूरी पर कोई बिंदु स्थित है,
तो फिर ये हम लोग निकाल सकते हैं कि ये वाली जो हमारी वैल्यू होगी, जो BP होगा, वो हमारा निकल के आ जाएगा √r² प्लस का L²। पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे, ये 90 अंश का कोड होता है। और ये हमारा एंगल हमने कितना ले रखा है, अल्फा ले रखा है। अगर वो अल्फा है तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये भी होगी, √r² प्लस L²। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही विद्युत क्षेत्र ना ही ऊर्ध्वाधर दिशा में है और ना ही क्षैतिज दिशा में। अब ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज ना होने की वजह से हमको इनको लाना पड़ेगा, x अक्ष के अनुदिश लाना पड़ेगा, y अक्ष के अनुदिश लाना पड़ेगा। तो ये करने के लिए आपने क्लास 11th में सदिश एवं विश्लेषण चैप्टर में कंपोनेंट करना सीखा था। आपको सिखाया गया है फिजिक्स के अंतर्गत कंपोनेंट करना, कि जब कोई भौतिक राशि वेक्टर क्वांटिटी आपकी दिशा के अनुदिश ना हो, ना x अक्ष पे हो ना y अक्ष पे हो, कहीं इधर उधर दूसरी दिशा में, तो उसको कैसे अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं, x एक्सिस पे और y एक्सिस पे कैसे लाया जाता है, वो कहते हैं वेक्टर रेजोल्यूशन, या उस सदिश का कंपोनेंट करना। ठीक है, तो अब हम लोग इसके घटक करते हैं, इसके घटक निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक हम लोग समांतर लाइन खींच लेंगे, आधार के समांतर लाइन खींच दिया, क्षैतिज लाइन मैंने खींच दी। अब ये कोण अल्फा है, जाहिर सी बात है यहाँ भी ये कोण क्या बन रहा होगा, अल्फा बन रहा होगा। अब ये अल्टरनेट एंगल है, अगर ये कोण अल्फा है तो ये भी कोण क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, कोण बराबर हो जाएंगे। तो इसका इधर जो घटक होगा, EA का इधर जो घटक होगा, तो वो क्या हो जाएगा, EA cos अल्फा। आपको मालूम है जिधर की तरफ कोण लगा होता है उधर की तरफ कॉस लेते हैं, और जिधर की तरफ कोण नहीं लगा होता है उधर की तरफ साइन लेते हैं। तो इस साइड पे जो इस कंपोनेंट का इधर घटक जाएगा, E cos अल्फा जाएगा, इधर तो कोण है नहीं तो इसका इधर घटक क्या आएगा, EA साइन अल्फा आएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे, यहाँ भी देखते हैं हम लोग, इसका EB का अगर इधर घटक किया जाएगा तो EB इधर जो घटक आएगा EB cos अल्फा। क्यों, क्योंकि ये इधर की तरफ घटक है, अल्फा इस डायरेक्शन में आ रहा है, और इधर इसका घटक क्या हो जाएगा, EB साइन अल्फा। वो इसलिए क्योंकि उधर कोई एंगल तो है नहीं, तो इसके कंपोनेंट इधर EB साइन और इधर EB cos अल्फा हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को समझना बहुत ध्यान से। तो अब ये एक दूसरे की तो अपोजिट है, निरस्त किए दे रहा है भाई, ये ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, परिमाण में सेम है भाई, EA भी सेम है EB भी सेम है, परिमाण में सेम है, तो जितना ऊपर लग रहा है उतना नीचे रहा, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। तो P पर, इस बिंदु पर कुल मिला के जो विद्युत क्षेत्र है, कुल मिला के वो सिर्फ और सिर्फ EA cos अल्फा EB cos अल्फा के कारण ही होगा। तो अब हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो हम इस बिंदु पर EA और EB निकाल लेते हैं। देखिए दूरियाँ सेम, चार्ज भी सेम, तो जाहिर सी बात है परिमाण भी सेम होंगे। ठीक है, तो बिंदु P पर -q ये कारण विद्युत क्षेत्र EA कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q/r²। भैया R ये है, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा r² प्लस L²। इक्वेशन नंबर 1। सेम ऐसे ही बिंदु P पर प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र, उसको हम लिखते हैं EB से प्लस Q, B पे रखा हुआ है इसलिए 1/4πε0 Q/, ये भी अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारी। अब क्योंकि यहाँ पे हमें EA और EB मिल गया, लेकिन बिंदु P पर, अगर हम बिंदु P पर बात करें
बिंदु P पर EA व EB ना तो ऊर्ध्वाधर और ना ही क्षैतिज है, अतः इनके घटक करके हल करने पर EA साइन अल्फा व EB साइन अल्फा एक दूसरे को निरस्त करते हैं, अतः P पर कुल क्षेत्र E इक्विवेलेंट, आप शॉर्ट फॉर्म में EQ भी लिख सकते हैं, चाहे तो सिर्फ E भी लिख सकते हैं। तो E इक्विवेलेंट हो जाएगा EA कॉस अल्फा प्लस EB साइन अल्फा। अब चूंकि दोनों बराबर हैं, EA बराबर है, आप यहाँ से देख लीजिए EA बराबर है EB के, जब दोनों बराबर हैं तो हम ये दो बार क्या लिखें, हम लिख सकते हैं 2EA या EB कॉस अल्फा कॉस अल्फा। अब चूंकि अब यहाँ पे हम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे तो 2 का वैल्यू रख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² प्लस का L²। अब रही बात कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी, तो देखिए एक ट्रायंगल से निकाल लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, ये हमारा ट्रायंगल है इस जगह से ऐसे। तो कॉस अल्फा बराबर कॉस क्या होगा, आधार बटे कण हो जाएगा। तो आधार हमारा कितना है, आधार हमारा है L, कण हमारा कितना है, ये आधार बटे कण r² प्लस L², ये भी वैल्यू हमें मिल गई, कॉस अल्फा इतना होगा। तो यहाँ पे कॉस अल्फा की वैल्यू रख देते हैं r² प्लस L²। तो 2QL अगर इसको सॉल्व कर लिया जाए तो 2QL तो बन जाता है हमारा P, तो ये हो गया P। नीचे क्या आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, और ये पावर कितनी लीजिए, जब कोई पावर नहीं तो 1, तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए 1 + 1/2, तो जब 1/2 जोड़ा तो 3/2 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि r² प्लस L² की पावर 3/2, या आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट की पावर 3, दोनों सही है। तो कुल जो विद्युत क्षेत्र आया आपका P पर वो आया 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P और 1/r² प्लस L² का अंडर रूट की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ये हो गया जब एक्सियल वो होगा, ऊर्ध्वाधर दिशा में होगा, निरक्षीय स्थिति में बिंदु आपका होगा, तब विद्युत क्षेत्र यदि आपको निकालना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स बनाएंगे तो ये हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं रेगुलर आपकी क्लासेस चल ही रही हैं, कंटिन्यू आप लोग इसके नोट्स बना लीजिए। कोई भी ऐसा ना रहे जिसके पास कॉपी ना हो और नोट्स ना बनाए। और जो आपके साथी अभी नहीं जान पाए हैं, जिन तक ये खबर नहीं गई है, प्लीज़ उनको जा कर के पर्सनली आपके दोस्त हैं उनको बता दीजिए कि तनवीर सर की क्लासेस फिजिक्स की स्टार्ट हो चुकी हैं, और वो चैनल पे जल्द से जल्द जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको नोटिफिकेशन भी मिल जाए, और कंटिन्यू लेक्चर को देखते रहें ताकि उनका कोई भी ये जो कीमती समय चल रहा है लॉस नहीं होना चाहिए। अगर ये टाइम चला गया, क्योंकि अब हम लोगों के पास टाइम बहुत कम रहेगा, अभी काम बहुत ज़्यादा है, अभी हम नोट्स बना लेंगे तो हमें आगे जो है रिवीजन करने में और अच्छे से न्यूमेरिकल जो आपके डाउट होंगे वो सॉल्व करने में आसानी मिल जाएगी। तो स्टे ट्यून आवर यूट्यूब चैनल मोहम्मद तनवीर खान विच इज़ एपेक्स क्लासेस। सो
और प्रमोट माय चैनल। सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ जो भी सोशल मीडिया है, जहाँ तक आपको लगता है कि आपके कोई जानने वाले हैं उनको चाहिए, तो आप उन सारे छात्र छात्राओं को ये मैसेज पहुँचा दीजिए, ताकि वो भी घर बैठे इस मौके का फ़ायदा उठा सके और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सके। तो एक बार देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।